हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर सेकंड, जिसके पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट ए एंड बी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। का और खा दो पार्ट है, इसके दो भाग हैं इकाई 2 के। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर फर्स्ट अपनी कवर की थी, जिसके अंदर हमने ये तीनों चैप्टर्स इन सबको कवर कर लिया था। हिंदी भाषा के उद्भव विकास को समझ लिया था, उसकी बोलियों के परिचय के बारे में हमने समझा था, कौन सी बोलियां होती है, किस राज्य में कैसी बोलियां यूज की जाती है और किस तरह तरह की बोलियों का हिंदी भाषा के थ्रू उसका विकास हुआ है। तो इन सभी चीजों को हमने समझा था। एंड देन थर्ड चैप्टर के अंदर हमने राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखा था कि उसने कैसे इन तीनों ही जगहों पर अपने आप को किस तरह से प्रभावित किया। एंड देन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट सेकंड का एक का पार्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, जिसके बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, मध्यकाल के परिचय एंड रीतिकाल के परिचय। तो बेसिक जो डिटेल्स थी ना, वो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर ही आदिकाल, मध्यकाल, रीतिकाल के बारे में समझ लिया था। लेकिन इस टॉपिक्स में, इन चैप्टर्स के अंदर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा का पार्ट है, जो हमारा पार्ट ए है यूनिट सेकंड का, उसको कवर करेंगे। तीनों चैप्टर्स हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अगर आपका डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। इजी चैप्टर्स है, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चैप्टर्स जरूर समझ में आएंगे। और यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, अगर उससे रिलेटेड आपके कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें बताया गया है किसके बारे में, आदिकाल के सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे हमारे आदिकाल के जो सामान्य परिचय उसके बारे में। इन सभी कालों में सबसे प्रारंभिक काल, सबसे पहला काल ये माना जाता है आदिकाल। इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। देखो, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सभी कालों के बारे में। एक टाइम पीरियड बताया गया है, तो ये जो टाइम पीरियड है इसको याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर भी समझाया था कि 3 काल के बारे में बताया गया। हिंदी साहित्य का इतिहास है वो इन 3 कालों के ऊपर ही डिपेंड है। फर्स्ट है हमारा आदिकाल, जो 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक चला था। और सेकंड हमारा मध्यकाल, जिसको भक्ति काल भी कहते हैं, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक ये चला था। और आधुनिक काल, जो 1800 ईस्वी से अब तक ये जो टाइम चल रहा है, ये हमारा आधुनिक काल चल रहा है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य, जो मैंने अभी बताया, सब जो आदिकाल है वो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक दौर है। सबसे पहला काल जो है वो आदिकाल है, जिसके अंदर हिंदी के जो बाल्यकाल है उनको भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो भाषा और साहित्य है, दोनों का ही निर्माण इसी प्रक्रिया में हुआ था। अब बात करते हैं आदिकाल के विभाजन के बारे में। तो आदिकाल को सामान्य 2 धाराओं के अंदर बांटा गया था। वो कौन सी है? एक तो वीर गाथा काव्य धारा थी, जिसके अंदर इसमें राजाओं के बारे में, जो राजा हैं और योद्धा हैं, उनके पराक्रम के बारे में, उनके युद्ध में उनकी वीरता, उनके साहस के बारे में, उन गाथाओं के अंदर उनका वर्णन किया गया, उसके बारे में बताया गया। और जिसके अंदर भाषा में अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी का मिश्रण, मतलब इन दोनों ही भाषाओं का आपको मिश्रण उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। इनकी प्रमुख कृतियां क्या है? जैसे पृथ्वीराज रासो, आप एक बार वो पढ़ के देख लेना। इसको किसने लिखा है? चंद्रपट दाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी है, जिसमें राजा की वीरताओं के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में, ठीक है, इनकी युद्ध प्रक्रियाओं के बारे में, तो ये सारी चीजों के बारे में, उनके साहस के बारे में बताया गया। अलाखंड अलाखंड का, ये 2 जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जिसके अंदर राजा महाराजाओं के बारे में, तब राजाओं और योद्धाओं की, इनकी वीरता की, उनके साहस के बारे में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर ऐसे मतलब वीर गाथा काव्य धारा के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसके बारे में बताइए, तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हो, साथ में इन दोनों कृतियों के बारे में भी बता सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी आंसर देते हैं साथ में अगर एग्जाम्पल बताते हैं तो वो आंसर इम्प्रेसिव बन जाता है, ठीक है। सेकंड हमारा धार्मिक काव्य धारा।
पहली थी हमारी वीरगाथा काव्य धारा एंड सेकंड था हमारा धार्मिक काव्य धारा। इन दोनों धाराओं के अंदर जो आदिकाल का है वो विभाजन किया गया है। तो धार्मिक जो काव्य धारा है उसके अंदर बताया है कि जिसमें भक्ति, धर्म, नैतिक मूल्य इन सभी का प्रचार हुआ है और कवियों ने साधु संतों के विचारों को भी भाषा दी है। तो इस जो धार्मिक काव्य धारा है इसमें क्या चीज बताई गई, इसमें बताया कि जो भक्ति है, धर्म है, जो नैतिक मूल्य है, इन तीनों ही चीजों का इसके अंदर प्रचार किया गया। उसमें वीरता और साहस के बारे में बताया गया था। यहाँ पे आपको भक्ति के बारे में बताया है, धर्म के बारे में, जो नैतिक मूल्य होते हैं मनुष्य के उसके बाद उसका ही प्रचार किया है। और कवियों ने साधु संत के जो विचार हैं उसको ही भाषा दी है। तो प्रमुख कवि क्या है? जैन कवि, संत कवि। तो धार्मिक काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं जैन कवि, संत कवि। ठीक है, अब आदिकाल का नामकरण के बारे में हम समझेंगे। तो इस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इसको आदिकाल भी कहते हैं और साथ में वीर गाथा काल भी कहते हैं इसको। अब इसको वीर गाथा काल क्यों कहते हैं? कोई अगर नाम दिया है तो उस नाम का कोई रीजन होगा। तो इसका कारण ये है कि इस समय मतलब इस टाइम के अंदर जो साहित्य है उसमें राजाओं की राजा, वीरों, युद्धों, इन सभी की जो कथाएं हैं वो मिलती है। उनकी वीरता के बारे में बताया, उनके साहस के बारे में, उनके युद्ध पराक्रम के बारे में बताया जाता है। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। और आदिकाल नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो हिंदी साहित्य है ना उसका प्रारंभिक युग माना जाता है, इसलिए फिर इसका नाम आदिकाल हो गया। तो इसके दो नेम है, हम इसको वीर गाथा काल भी कहते हैं और आदिकाल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में वैसे बोलता है कि वीर गाथा काल के बारे में बताइए, आदिकाल के बारे में, तो वो दोनों चीज एक ही है। इसको वीर गाथा काल भी नाम रखा गया था इसको, और आदिकाल हमने इसलिए रखा था क्योंकि हिंदी साहित्य का सबसे प्रारंभिक दौर में था, इसलिए इसका नाम आदिकाल हो गया था। ठीक है, आदिकाल और वीरगाथा काल एक ही है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाद में इतिहासकारों ने इसे आदिकाल और वीरगाथा काल दोनों ही नाम दे दिए थे, जैसा मैंने आपको भी बताया। आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में अब समझेंगे। अभी हमने आदिकाल के विभाजन के बारे में समझ लिया, उसके नामकरण के बारे में समझ लिया, एंड देन हम बात करेंगे आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में। तो जो राजनीतिक परिस्थितियां उसकी है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे, ये इसकी राजनीतिक परिस्थितियों की बात हो रही है। और साथ में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना वो 1192 में 1192 ईस्वी के बाद राजनीतिक अस्थिरता हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद राजपूतों ने विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध किए, जिनका जो चित्रण है वो वीर गाथा काल में ही हुआ था। धार्मिक परिस्थितियां ये थी कि इस टाइम में जो भारत में हिंदू धर्म, जैन धर्म का प्रभाव ज्यादा हुआ करता था। भक्ति और आध्यात्मिक जो विचार है उसकी धारा धीरे धीरे आप में पनप रही थी। तो उस समय इतनी नहीं थी, लेकिन वो धीरे धीरे पनप रही थी। बाद के टाइम में, बाद के समय में जो सूफी प्रभाव है वो भी आपको दिखाई देने लगा था। सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो समाज में जो समानवंती व्यवस्था है वो शुरू हो गई थी। राजपूत समाज का प्रभुत्व था, जिसके अंदर उन्होंने युद्ध, पराक्रम और शौर्य को सम्मान मिलता था राजपूत समाज के अंदर। और स्त्रियों की स्थिति समानत पिछड़ी हुई थी। वे घर और युद्ध दोनों से जुड़ी जो कथाएं उसी में आती थी। साहित्यिक परिस्थितियों के अंदर बताया कि जो साहित्य का जो मुख्य स्वरूप है वो वीर गाथा काव्य ही था। भाषा में अपभ्रंश से हिंदी में परिवर्तन हो रहा था और लिखित जो साहित्य है उसमें अधिक मौखिक परंपरा भी इसके अंदर प्रचलित हुआ करती थी। कवि राज्यों के आश्रय में रहते थे और वीरता की कथाएं भी रचते थे वहीं पर। ठीक है, तो ये हमारा आदिकाल का इंट्रोडक्शन था। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष है इसका कि आदिकाल हिंदी साहित्य का एक प्रारंभिक दौर है जिसके अंदर भाषा पूरी तरह से परिपक्व नहीं थी, मतलब पूरी तरह से डिफाइंड नहीं थी, पर साहित्य की जो उसने नींव मतलब साहित्य की उसमें नींव रखी जा चुकी थी। तो आदिकाल का यही है। आदिकाल का इंट्रोडक्शन, मतलब सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है, आदिकाल के विभाजन के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, उसकी परिस्थितियों के बारे में समझ लिया। तो यही चीज है। अगर आदिकाल के ऊपर आता है तो ये जो सारे टॉपिक्स आपने अभी पढ़े हैं तो इन सब चीजों को समझ लीजिएगा। अगर उसकी परिस्थितियों के बारे में या उसके विभाजन अगर ऐसे बोलता है कि आदिकाल के बारे में स्पष्ट कीजिए, तो आप उसके सबसे पहले विभाजन के बारे में बता देना, उसके बाद नामकरण के बारे में, एंड देन उसकी परिस्थितियों को डिफाइन कर देना। आपका क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। ठीक है, उसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये इसमें है कि वीर गाथा और जो धार्मिक काव्य है उन्होंने हिंदी को एक आकार दिया था, जिसमें ये काल जो है हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधारशील भी साबित हुआ था। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 2,
यूनिट सेकंड का ही है, मध्यकाल जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, इसके समान परिचय के बारे में हम समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन ये है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल है उसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक था, जो उसको दो भागों में बांटा गया था। पहला था भक्ति काल, दूसरा था रीति काल। इनमें जो भक्ति काल है उसका विशेष में महत्व मिला है इसके अंदर। इस समय में साहित्य का जो केंद्र है वो भक्ति भावना के ऊपर आध्यात्मिक राज्य सारा जो मतलब जो सेंटर पॉइंट हमने रखा है, जिस पे फोकस रखा है वो किस पे रखा है, भक्ति पर रखा है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो काव्य है उन सब के काव्य सौंदर्य, भक्ति की जो भावना है वो उन कविताओं के अंदर से झलकती थी, तो इसलिए इसको स्वर्ण युग भी कहते थे। मध्यकाल मध्यकाल भक्ति काल एक ही है। भक्ति इसकी परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी धार्मिक परिस्थितियों के बारे में। तो मध्यकाल में समाज में जो धार्मिक अव्यवस्था फैली हुई थी ना, उसके अंदर बदलाव किए गए थे। पाखंड, कर्मकांड और ऊंच नीच का जो बोलबाला था, ये सारी जो धार्मिक परिस्थितियां हैं उन लोगों को इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था। संत और कवियों ने सच्ची जो भक्ति है, ईश्वर प्रेम, समानता, इन सभी का संदेश दिया था। उन्होंने भक्ति आंदोलन ने लोगों को सीधे ईश्वर से जोड़ने की उन लोगों को प्रेरणा दी थी। ठीक है, राजनीतिक परिस्थितियों के अंदर है कि इस टाइम में जो भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य दोनों का ही शासन हुआ करता था। विदेशी आक्रमण और युद्धों से समाज अभी भी अस्थिर रुका हुआ था। कवियों ने राजनीति पर कम और धर्म अध्यात्म पर ज्यादा ही ध्यान दिया था। उन्होंने राजनीति पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सामाजिक परिस्थितियों के अंदर समाज में जो जाति पाति और ऊंच नीच की समस्या है वो इसके अंदर काफी गहराई रूप से दिखाई दे रही थी। स्त्रियों की स्थिति उस टाइम में भी कमजोर थी, और जो भक्त कवियों ने समाज सुधार का काम किया। समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश भी भक्ति काल के समय में ही दिया था। ज्ञान मार्ग की शाखा, तो अभी इसी के पार्ट है ज्ञान मार्ग की शाखा, इसको संत काव्य भी कहते हैं। इसके प्रमुख कवि कौन है? कबीर, जो निर्गुण भक्ति, दोहे और साखी के रचयिता माने जाते हैं। रैदास, ठीक है, रैदास जो समानता और मानवता का संदेश है। रैदास जो रविदास है उनको ही रैदास कहा जाता है। और नानक जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। दादू, मूलदास, सेन, पीपा आदि ये सभी है। तो ये सारे ज्ञान मार्ग तो संत काव्य के प्रवर्तक है, प्रमुख संत कवि है ये। और ज्ञानश्री शाखाओं की विशेषताएं क्या है? ये जो निर्गुण भक्ति है ना, मतलब ईश्वर निराकर है। आप ईश्वर को कहीं भी ढूंढोगे आपको वो कहीं भी मिल जाएंगे। ईश्वर हर जगह मौजूद है। तो ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान और साधना होना चाहिए। कर्म कांड और मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यही बताया कि अगर ईश्वर की आपको आराधना करनी है तो आपका सही मार्ग होना चाहिए, और आपको मतलब भक्ति करने की जरूरत है। आपको ना कर्म कांड की जरूरत है, ना आपको मूर्ति पूजा करने की जरूरत है, क्योंकि मूर्ति पूजन से भक्ति नहीं होती है। भक्ति आपको इसके लिए मन साफ होना चाहिए, और आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। ठीक है, ऐसे उसमें बताया कि ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है वो ज्ञान और साधना ही होता है। तो जात पात और भेदभाव, अगर ईश्वर की आप भक्ति करना चाहते हैं तो जात पात, भेदभाव, इन सभी का विरोध करना चाहिए। भाषा इसमें सरल, सहज और जनसाधारण के रूप में इस्तेमाल की गई है, जो सभी लोगों को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, प्रेम आश्रय शाखा मतलब सूफी काव्यों के बारे में बताया गया कि सूफी प्रेम आख्यान काव्यों की रचना में सूफी काव्यों ने प्रेम को ईश्वर तक पहुंचने का, तो सूफी काव्यों के अंदर उन्होंने बताया कि जो प्रेम है वो ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है, एक साधन बताया। प्रेम आख्यान काव्यों के अंदर जो प्रेम कहानी है उन्हीं पर आधारित है, जो इस काल में लिखे गए हैं। जैसे जायसी के प्रवर्ती सूफी कवि प्रेम आख्यान काव्य से मुल्ला दाऊद, चंद्रयान, कुतुबुन मृगावती और उस्मान चंद्रयान। ठीक है, जायसी और उनकी कृतियों के बारे में समझेंगे। जो मलिक मोहम्मद जायसी में ये महान सूफी काव्य के अंदर आते हैं। इनकी जो प्रमुख कृति है वो पद्मावत है। इसके अंदर जो रानी पद्मावती है और अलाउद्दीन खिलजी है, इसकी कथा के माध्यम से प्रेम और भक्ति दोनों की आदर्शों को प्रस्तुत किया गया पद्मावत की कृति से। जायसी की प्रवर्ती सूफी जो कवि काव्य हैं वो कौन है? से मंचन, मधुमालती और शेख नूर मोहम्मद इंद्रावती कवियों ने प्रेम को आध्यात्मिक अनुभव का एक रूप भी दिया है।
सूफी काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे प्रेम को ईश्वर से प्राप्ति, जो प्रेम है उससे हम ईश्वर की प्राप्ति का एक मार्ग भी बताया है कि प्रेम के थ्रू भी हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर की हम प्राप्ति कर सकते हैं। और संसारिक प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम से ही जोड़ा गया है इन्होंने। कथा काव्य शैली का भी इस्तेमाल किया है। भाषा इसके अंदर अवधि और मिश्रित बोलियों की, मतलब अवधि का भाषा का यूज किया है और मिश्रित बोलियों का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं राम भक्ति शाखा के बारे में, जिसमें राम काव्य के अंदर तो भक्ति कालीन जो राम काव्य है उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, कवितावली लिखी है, विनय पत्रिका भी इन्होंने ही लिखी है। ये राम काव्य के ही कवि है। कबीर और अन्य संतों ने भी राम नाम की जो महिमा है उसको ही गाया है, लेकिन तुलसीदास का इसमें योगदान सबसे बड़ा है। राम काव्य की विशेषताएं क्या है कि इसमें भगवान राम के, उनके आदर्श पुरुष, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रण करके इसमें उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है और उनके भक्त और भगवान का आत्मिक संबंध के बारे में बताया गया है, जैसे हनुमान जी और श्री राम जी के संबंध के बारे में भी इसके अंदर बताया गया है। काव्य के अंदर भावुकता, करुणा, आदर्श, ये जीवन के जो कुछ मूल्य हैं इनके बारे में भी आपको बताया गया है काव्य के अंदर। ऐसे किसी ने अगर रामायण पढ़ी होगी या रामायण देखी भी होगी तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। कृष्ण भक्ति शाखा। अब कृष्ण भक्ति शाखाओं के अंदर ये जो कृष्ण काव्य के, अभी हमने राम काव्य के बारे में समझा था, अभी कृष्ण काव्य के बारे में। इसमें प्रमुख कृष्ण जो भक्त कवि हैं वो कौन है? सूरदास जी हैं, जिन्होंने सूर सागर बाल कृष्ण की लीलाओं के बारे में इसके अंदर बताया है। सूर सागर नाम से एक पुस्तक है, उसके अंदर मीराबाई ने कृष्ण को ही पति प्रेमी मानकर अपनी भक्ति की है। नंदन दास, रसखान बिहारी जी, ये भी कृष्ण भक्ति के ही कवि माने जाते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषता ये है कि कृष्ण को सखा, बालक, प्रियतम, भगवान चारों रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। ये गोकुल और वृंदावन की लीलाओं का इसके अंदर चित्रण किया है कृष्ण काव्यों के अंदर, और मधुर भाव, मतलब प्रेम और अनुरक्ति के भाव इसके अंदर दिखाई देते हैं। भक्ति में संगीत और पद ज्ञान का महत्व भी इंपॉर्टेंट है, जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। निष्कर्ष देखते हैं कि भक्ति काल है उसने हिंदी साहित्य को सबसे बड़ी एक पहचान दी है, जिसके अंदर उन्होंने संतों ने ज्ञान, सूफियों ने प्रेम और भक्त कवियों ने राम कृष्ण भक्ति का संदेश भी दिया हमें। और जिस काल ने साहित्य को धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से इसको सफल बनाया, इसको समृद्ध किया, जिसके अंदर हिंदी साहित्य को इसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आपको पूरे चैप्टर्स आपने समझ लिया है तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इस काल को हम स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, जो ऊंच नीच के भेदभाव थे, ये सारे जो भेदभाव थे, समाज की जो कुरीतियां थी उसको खत्म किया गया था, भक्ति को सबसे ऊपर रखा गया था, कर्मकांड, मूर्ति पूजन का उस टाइम में विरोध किया गया था। तो इन्हीं सब चीजों के बाद यही बताता है कि हिंदी साहित्य में इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसने काव्यों की सुंदरता को बढ़ाया। ठीक है, चैप्टर नंबर अभी 3 हम करेंगे, हमने सेकंड चैप्टर भी कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 किस बारे में है? चैप्टर नंबर 3 है रीति काल के समान परिचय के बारे में। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना देखेंगे। तो रीति काल जो है वो हिंदी साहित्य का तीसरा काल है। ठीक है, पहला काल क्या है? आदिकाल है, और दूसरा काल आपका मध्यकाल, मतलब भक्ति काल है। मुख्य श्रृंगार रस प्रधान काव्य के लिए इसको माना जाता है। तो रीति काल जो है ना वो हिंदी साहित्य का तीसरा काल है, और जिसके अंदर श्रृंगार रस और जो प्रधान है वो इस काव्य के लिए ही जाना जाता है। श्रृंगार रस की इसमें विशेष मान्यता है, और इसे 1700 से 1850 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है कि ये 1700 से लेकर 1850 ईस्वी तक है ये। इस युग ने जो काव्य का केंद्र है वो नारी सौंदर्य, प्रेम, श्रृंगार और दरबारी जीवन ही रहा है, और इसे अलंकारिक युग या काव्य शास्त्र युग भी कहा जाता है। ठीक है, रीति काल की परिस्थितियां, तो ऐतिहासिक अहम तथा जो राजनीतिक परिस्थितियां वो ये है कि इस टाइम में भारत ने, मुगल साम्राज्य इस टाइम में कमजोर होता रीति काल के समय में, और जो क्षेत्रीय राजा हैं, छोटे छोटे दरबार है, उनका उदय होने लगा था। कवियों ने इन दरबारों में इनको आश्रम मिलने लगा था, और दरबारी जो काव्य है उसका भी विकास हो गया था। सामाजिक परिस्थितियां ये थी कि समाज के अंदर विलासीलता और भोगवादी जो प्रवृत्तियां वो अत्यधिक बढ़ने लगी थी। राज दरबारों के अंदर ऐश्वर्य और नारी सौंदर्य के जो वर्ण है उसमें ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा था,
ठीक है, स्त्रियों को अधिकतर सौंदर्य और प्रेम का विषय बनाकर ही चित्रित किया। जैसे पहले के टाइम में राजा दरबार में एक नृत्यिका होती थी जो वहां पे नृत्य करके सबको अपना सौंदर्य दिखाती थी। ठीक है, वहां पे नृत्य करके अपनी कला को दिखाती थी। तो वो स्त्री को अधिकतर सौंदर्य प्रेम का विषय बनाकर ही उनका चित्रित किया जाता था। ठीक है, धार्मिक परिस्थितियों के बारे में तो इसकी भक्ति आंदोलन की जो धारा है वो धीमी पड़ने लगी थी, और अब धार्मिकता की जगह श्रृंगार और लौकिक जीवन के वर्ण को इसके अंदर महत्व दिया है। हालांकि जो कृष्ण भक्ति का प्रभाव है वो कुछ कवियों पर अभी भी बना हुआ है इस टाइम के अंदर। साहित्यिक जो परिस्थितियां हैं, तो इस टाइम में जो रीति ग्रंथ जैसे काव्य शास्त्र और आधारित जो ग्रंथ है इनकी रचनाएं हुई थी। काव्य का जो उद्देश्य है वो केवल सौंदर्य और रस आस्वादन हो गया था। ठीक है, तो ब्रज भाषा इस युग की मुख्य साहित्यिक भाषा बन गई थी। रीतिकाल की समय सीमा की बात करें तो सामान्य 1700 ईस्वी से 1850 तक रीतिकाल का समय माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान इसकी शुरुआत 1600 ईस्वी से समापन 19वीं तक मानते हैं, और परंतु जो मुख्य प्रभाव है वो 17वीं से 18वीं शताब्दी में ही रहा है। ठीक है, तो रीतिकाल के नामकरण के बारे में, तो जो इसे रीतिकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस समय जो काव्य है वो मुख्य रूप से रीति ग्रंथ और काव्य शास्त्रों की परंपरा पर ही आधारित हुए थे। यहाँ पर कविता नियम और रीति से संबंध मतलब इन सबसे बंधित हुई सबके सामने प्रस्तुत हुई थी। और नामकरण के अन्य रूप हैं जैसे श्रृंगार काल, अलंकृत काल भी इसको कहा जाता है। रीतिकालीन काव्य की मुख्य धाराएं प्रवृत्तियां क्या है, तो जो रीतिकाल की काव्य धारा है उनको दो धाराओं में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, जहां पर जो काव्य शास्त्र है जो नियमों का पालन किया गया रीतिबद्ध काव्य धाराओं के अंदर, और रीतिमुक्त काव्य धाराओं के अंदर जहां कवि ने स्वतंत्र होकर अपने काव्य को लिखा गया। रीतिबद्ध के अंदर आपके लिए कुछ नियम लागू किए गए, उसी के बेसिस पे आपको लिखा जाता है। लेकिन जो रीति मुक्त काव्य धारा ना उसमें ये सब सारी चीजें हम अपने जो काव्य है वो हम स्वतंत्र होकर लिख सकते हैं, हमारे लिए कोई भी नियम नहीं लागू नहीं है रीति मुक्त काव्य धारा के अंदर। अब रीतिवत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, तो इसकी प्रवृत्तियां ये है कि जो काव्य शास्त्र है जो रीति है उसका पालन करना होता है। श्रृंगार रस इसमें इनका प्रमुख स्थान है, और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण आपको इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा, और दरबारी जीवन का भी इसके अंदर वर्ण है। इसके अंदर भाषा ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और शैली इसमें अलंकारिक है। ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां ये है कि कवि ने नियमों से मुक्त होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उनके लिए कोई भी नियम नहीं बनाया गया कि इन नियमों का अपने काव्यों के अंदर पालन करना पड़ेगा। भक्ति, नीति, लोक जीवन और यथार्थ का आपको चित्रण इन काव्यों के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ओके, और भावुकता सामाजिक जो सरोकार है उसका भी आप इसके अंदर समावेश मतलब इसके अंदर मिलेगा, इन काव्यों के अंदर आपको मिलेगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि उनके काव्य क्या है, तो इनके जो कवि हैं वो बिहार सतसई नीति और श्रृंगार रस के दोहे हैं कवि बिहारी, और केशव दास हैं जिसमें रसिक प्रिय कवि प्रिय इनके काव्य हैं, और भूषण में वीर रस के कवि हैं ये, और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये सारे इन भूषण जी के कृतियां, तो इसको आप देख सकते हो। और देव श्रृंगार रस के कवि हैं, और भवानी विलास, पद्माकर ठाकुर, मतीराम आदि ये सारी चीजें अन्य जो देव के लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे रीति काल के ही कवि माने जाते हैं। और रीति इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। रीति काल जो है वो हिंदी साहित्य का दरबारी और श्रृंगार इसके अंदर प्रधान युग माना जाता है, जिसके अंदर आपको नारी सौंदर्य के बारे में, प्रेम, श्रृंगार इसके चित्रण को आप देखने के लिए मिलेंगे। रीतिबद्ध काव्य के अंदर आप अलंकार, शास्त्रीयता ये सारी विशेषताओं में रही है, लेकिन वही रीति मुक्त काव्य के अंदर भावना और यथार्थ को ही व्यक्त किया गया है। और ये जो काल है वो हिंदी साहित्य के काव्य सौंदर्य और अलंकारिक परंपराओं को देने के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो हमारी यूनिट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हमने यूनिट 2 के ए पार्ट का 1st, 2nd, 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बी पार्ट के बारे में, उसके चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने हिंदी भाषा की बोलियों के बारे में समझा, हिंदी भाषा के विकास के बारे में समझा, हमने हिंदी के तीनों जो काल हैं उसके जो हिंदी साहित्य का इतिहास रहा है उसके बारे में भी हम समझ लिया है। अब आगे और टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आपके ये जो जितने भी मैंने तीनों चैप्टर समझाए हैं, अगर समझ में अगर आप कोई भी डाउट है, कोई क्वेरीज है तो आप इम्पोर्टेंट उसमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे से फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं।
इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और कोई इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि जो और भी बच्चे हैं उनकी भी हेल्प होती रहे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।